राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल किया व वहीं गोरखपुर में सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ मौजूद रहे। अमित शाह ने मंच से इस दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। वहीं सीएम योगी अपने कार्यकाल में हुए कार्यों की उपलब्धि गिनाते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का, और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था, लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर, अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था। और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में। और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबकी ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में
जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। यूपी में कोरोना वायरस की स्थिति के संबंध में अपर मुख्य सचिव ने प्रेस वार्ता की। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,807 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8,817 है। वहीं आंकड़ों के अनुसार सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है और आज यह संख्या घटकर 36,411 रह गई है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,807 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 8,817 है। तो इस प्रकार एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में प्रदेश में निरंतर गिरावट आ रही है और आज यह संख्या घटकर के 36,411 रह गई है। इन 36,411 एक्टिव केस में से 34,829 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस लहर के दौरान हमने ये देखा है कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता बहुत ही कम पड़ी और अधिकांश लोग 98 से 99% लोग संक्रमण के पश्चात अपने घर पर ही रहकर स्वस्थ हो गए और हमारी टीमों ने उनके घर पर जाकर उनका हालचाल लिया और उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाईं। पूरे महामारी के काल में अब तक 19,78,525 व्यक्ति संक्रमण के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में 9 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है और जो पॉजिटिविटी की दर है वो भी अब निरंतर घट रही है। घट करके अब यह 2.23% पर आ गई है। कल प्रदेश में 2,02,895 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 10,02,50,419 सैंपल्स की जांच हो चुकी है। 10 करोड़ से ज़्यादा जांचें करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है और सबसे ज़्यादा टेस्ट इसी प्रदेश में किए गए हैं। कल RT-PCR की जांच के लिए जनपदों से प्रयोगशालाओं को 1,02,328 सैंपल्स भेजे गए। वैक्सीनेशन का कार्य भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है और कल दिनांक 3 फरवरी को प्रदेश में 13,16,676 डोजेज लगाई गई हैं। अब तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों में से 14,87,29,095 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो अनुमानित संख्या का 100% से भी अधिक है। और इनमें से 10,55,34,301 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो अनुमानित संख्या का 71.59% है। 15 से 18 साल के बच्चों की अगर हम बात करें तो अब 1,01,98,578 बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और इनमें से 1,61,386 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। क्योंकि बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, इसलिए इनकी दूसरी डोज 28 दिन के बाद ही प्रारंभ हो जा रही है। प्रिकॉशन डोज में भी अब तक
15,98,417 व्यक्तियों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है। इस प्रकार अब तक कुल मिलाकर 26,62,21,777 डोजेज प्रदेश में लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन का कार्य, टेस्टिंग का कार्य, अन्य सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने का कार्य तेज़ी से हो रहा है, लेकिन आप भी अपना सहयोग संक्रमण को नियंत्रित रखने में करते रहें। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखिए, मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क से ढककर रखें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। अगर इन सावधानियों को बरतेंगे तो न तो आप संक्रमित होंगे और न ही दूसरों को संक्रमित करेंगे। विशेष ध्यान रखिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, पहले से बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों का और गर्भवती महिलाओं का। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फ़ोन कीजिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिवराज सरकार आंगनबाड़ियों को तकनीकी रूप से मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण किया है। सीहोर में आयोजित पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वितरण कार्यक्रम में सीएम ने कहा, यह स्मार्टफोन आंगनबाड़ी की कार्य को आसान बनाने के लिए है। इससे आप कभी भी डाटा को देख सकेंगे और आपके काम को गति मिलेगी। अभी जैसा आपको बताया गया, कुपोषण मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक है। कुपोषण का मतलब है बच्चों में कम वजन है, बच्चों का कम वजन, बच्चों की एनीमिया की बीमारी है। उसे कुपोषण दूर करना है। मैं महिला बाल विकास के हमारे सभी साथियों को वल्लभ भवन से लेके और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बधाई देना चाहता हूं कि कुपोषण के स्तर में कमी करने में हम सफल हुए हैं। अभी आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार प्रयत्नों के कारण स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है। लेकिन फिर भी जब तक हर एक बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री जी का भी है, यह संकल्प मुख्यमंत्री का भी है, यह संकल्प प्रदेश की सरकार का भी है, यह संकल्प आप सबका भी है, यह संकल्प सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए दिन और रात हमको परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो वो है हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सुपरवाइजर कार्यकर्ता। क्योंकि आंगनबाड़ी को देखने की प्राइमरी जवाबदारी उनकी है। अब बच्चों का अलग अलग तरह की पोषण के स्तर की जांच होती है, वो जांच ठीक से हो जाए। कम वजन वाले बच्चे, दुबले बच्चे, ठिगले बच्चे,
केवल बच्चे नहीं, किशोरी बालिकाएं और महिलाएं, मतलब मेरी बहनों के भी एनीमिया के स्तर को समयबद्ध तरीके से कम करना है। और ये काम स्तर क्या है और कम करने के जो उपाय हम कर रहे हैं, इसको क्रियान्वित करने की जवाबदारी जमीन पे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं वजन लेने से लेकर जितनी आवश्यक उपाय है वो सब करती हैं। पोषण आहार देने से लेकर बाकी सारे उपाय वहां किए जाते हैं। लेकिन बच्चों की वैज्ञानिक ढंग से पोषण की निगरानी की जा सके तो हम एक फोन में सब रहेगा। ये फोन, स्मार्टफोन एक अलग तरह की दुनिया है। मेरा इतना आग्रह जरूर है विभाग के अधिकारियों से कि ठीक ढंग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, उसके लिए बेहतर ट्रेनिंग, ये हमारी जवाबदारी है। और एक बार आपने सीख लिया तो फिर तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। अपने आपके पास ये स्मार्टफोन रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहीं भी आंगनबाड़ी में दर्ज हितग्राहियों की पूरी सूची मोबाइल पर किसी भी समय देख पाएंगे। बच्चों की हो चाहे किशोरी बालिकाओं की हो, निगरानी करना बहुत आसान हो जाएगी। और इसलिए ये काम बहुत आसान हुआ है आपका। इसको मन पे बोझ मत मानना कि ये कहां डिब्बा पकड़ा दिया, इसको भरो। ये आपके काम में आसानी के लिए और वास्तव में सही ढंग से ट्रैक करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए जो उपाय हम कर रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आपको दिया गया है। ये वैज्ञानिक तरीका है, इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। इसलिए मेरा सभी बहनों से ये निवेदन है कि इसका ढंग से उपयोग करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर शराब के ठेके खोलकर युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने और महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। दरअसल दिल्ली बीजेपी ने नई शराब नीति के खिलाफ वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसमें स्मृति ईरानी समेत तमाम नेताओं ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिस शहर में मैं जन्मी पनपी, जिस शहर से मेरा अस्तित्व बना, उस शहर में राजनीतिक संघर्षों में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली को प्रशासनिक तरीके से भ्रष्टाचार में डुबाने का दुस्साहस करती। लेकिन मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरे संगठन की धरा पर एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी का एक नेता दिल्ली को शराब में डुबाने का दुस्साहस कर पाएगा। मैं स्तब्ध इसीलिए हूं क्योंकि ये नेता वो है जिसने स्वराज की कस्में खाई थी। जो संकल्प किताब में दिखा, जो संकल्प असेंबली में दिखा, जो संकल्प समाज को सशक्त कर सकता है, उन संकल्पों को केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि ठेका खोलकर यह संकेत दिया समाज को कि मुनाफे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनाफा हुआ तो किसका हुआ? कहते हैं कि 2% कमीशन लेते थे, अब 12% कमीशन लेंगे। आज दिल्ली के हर सभ्य नागरिक से, सभ्य परिवार से पूछना चाहती हूं, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास क्या कहता है? जो पैसा मैखाने से कमाया गया वो क्या कभी पुण्य और विकास के कार्यों में काम आएगा?
दिल्ली की तिजोरी उसमें 2 और 12% तक ही सीमित रह गए केजरीवाल जी। लेकिन उस 12% के कमीशन को कमाने के चक्कर में कितने घर परिवार वो बर्बाद करेंगे, इसका हिसाब दिल्ली को कौन देगा? आज जनता जनार्दन के माध्यम से मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं। मेरे ध्यान में आया कि चांदनी चौक में एक मंदिर को तोड़ा तो दोबारा बनवाने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने किया। लेकिन हैरान हूं मैं जानते हुए कि भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के हमारे कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। मंदिर नहीं छोड़ा, स्कूल नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। पांडा साहब, आप जोनिंग के कानून की बात करते हैं, मैं तो कहती हूं धर्म की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है केजरीवाल सरकार ने। यहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा में हम शौचालय बनाए और केजरीवाल कहते हैं आइए शराब में आप 30% डिस्काउंट पाए। जब आदेश जी ने उल्लेखित किया कि डेडलाइन 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी और साथ में बतलाया कि पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी कि वो ट्रेनिंग देंगे, और इसलिए आज जनता से कहने आई हूं कि ये जंग मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये आक्रोश समाज का है जो सरकार तक, केजरीवाल तक पहुंचना चाहिए। वरना हर बहन जो प्रताड़ित होगी, हर स्कूल जिसके पास ठेका खोला जाएगा, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर जिसकी मर्यादा उल्लंघित की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी होगी जो केजरीवाल के खिलाफ, इस शराब नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। अगर संकल्पित हैं आप और वो 1 करोड़ नागरिक जो जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम से, तो आग्रह करना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के एक नेता के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करो, डिजिटली व्यक्त करो, उनके ऑफिस में लिखो, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ। कोरोना के मामलों में कमी आने के बीच शुक्रवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में कॉलेजों और कोचिंग सेंटर के साथ साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को 7 फरवरी से फिर से खोलने का फैसला लिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली में कोविड के केसेस अब काफ़ी कंट्रोल में हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत नीचे आ गया है अभी। तो वैसे में आज डीडीएमए की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिससे दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी पटरी पे लौटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोज़गार, लोगों के कामकाज तक सब पटरी पे लौटें। तो इसके लिए 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में,
वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं। 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से यानी 7 तारीख से दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। कॉलेजेस के लिए अब ये ज़रूरी होगा कि वो अपना ऑनलाइन क्लास बंद करके ऑफलाइन मोड में आए। 7 तारीख से ये सिस्टम चालू हो जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खोलना अलाउड होगा। नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय ये लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और ख़ासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो ज़िंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे। 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्किल, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह सब खुल जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी। यूपी में पीएम मोदी की दूसरी जन चौपाल, कहा हर क्षेत्र में हुआ है विकास, नकली समाजवादी किसानों के पैसे रोक देंगे। पंजाब के सीएम चन्नी ने शत्रु नाचनी देवी बगलामुखी में हवन यज्ञ में भाग लिया। बारिश के बावजूद बुलंदशहर में प्रचार, अब गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन। कुछ इस तरह प्रियंका ने यूपी में संभाली कांग्रेस की कमान। ममता बनर्जी ने की एसपी की सरेआम खिंचाई, राज्यपाल धनखड़ ने जताई चिंता। हाई कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर स्थानीय रोजगार कानून पर लगा स्टे हटवाने के लिए जल्द उठाए कदम। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील, चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल, नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से 1524 करोड़ रुपए की 85 परियोजनाओं से करनाल शहर की होगी कायाकल्प। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा में लड़ी गरीबों के गृह निर्माण की लड़ाई। तोमर ने कहा, सरकार विधानसभा चुनाव के बाद MSP समिति गठित करने के लिए प्रतिबद्ध। MP में बदले शहरों के नाम, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति, सीएम शिवराज ने की घोषणा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
एवं